वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज मां बच्ची के वाक़े पर शदीद बरहम। प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मैनेजर, कंसल्टेंट को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। लाहौर मैनहोल वाक़े पर इजलास में इंतजामिया की गफलत, लापरवाही पर, ब्यूरोक्रेसी पर बरस पड़ी। कहा कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर समेत तमाम इदारे वाक़े के जिम्मेदार हैं। इंतहाई मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया गया। लाहौर जैसे बड़े शहर में ऐसा वाक़या नाकाबिले बर्दाश्त है। मुलज़ा को तहकीकात के लिए थाने में बंद करना बहुत बड़ी ज़्यादती थी। गलत हक़ाइक़ शेयर करने पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने माज़रत की। वीडियो पैगाम में कहा कि मुतासरा ख़ानदान से बहुत शर्मिंदा हूँ, माफ़ी की तलबगार हूँ। सिंध हुकूमत का सानिया गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात कराने का ऐलान। जुडिशल कमीशन के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया। हाजिर सर्विस जज इंक्वायरी करेंगे। गुज़िश्ता अदवार में लीज की तहकीकात एंटी करप्शन ने की। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा किसी सियासी जमात के दबाव में नहीं आएंगे। गुल प्लाजा के शोहदा को इमदादी चेक्स की अदायगियां शुरू कर दी गई हैं। अगर किसी आला अथॉरिटी की गफलत या शमूलियत साबित हुई तो कानून और कवायद के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उम्मीद है ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की जरूरत ना पड़े। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की। कहा कि ईरान के साथ मजीद बातचीत का इरादा है। पहले भी ईरान से बातचीत हो चुकी है, आइंदा भी होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बरतानिया के लिए चीन के साथ कारोबार करना बहुत खतरनाक है। दूसरी जानिब ईरानी फौज ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया है कि अमरीकी अड्डे हमारे मिसाइलों की रेंज में है। हमला हुआ तो फैसला कुन जवाब देंगे। मुल्क के दिफा किसी भी जारियत का मौसर जवाब देना ईरान की अवलीन तरजीह है। और T20 सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 22 रन से शिकस्त दे दी। कैंगरूज 169 रन हदफ के हसूल में नाकाम रहे। ग्रीन शर्ट्स ने हरीफ को स्पिन के जाल में ऐसा फंसाया कि कोशिश के बावजूद ऑस्ट्रेलिया निकल ना पाया। अबरार और साइम अयूब ने 2-2 शिकार किए। मोहम्मद नवाज और शादाब खान ने एक खिलाड़ी को आउट किया। कैंगरूज की जानिब से एरन जैम्पर ने 4 शिकार किए। अस्सलामुअलैकुम। दुनिया बोल है में कहेंगे आपको खुश आमदीद और गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आपकी सुबह का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ होगा। एक चाय के अच्छे से कप या फिर कॉफ़ी के कप के साथ। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूँ सादिया सैमसन। वी रियली होप कि वीकेंड आ रहा है और ये वीकेंड आपके लिए अच्छा रहे। दिन का आगाज़ हम अच्छी खबर के साथ करने जा रहे हैं जिससे आपका मूड और भी अच्छा होगा। एंड मे बी यू ऑलरेडी नो, और मे बी हो सकता है कि आप ये मैच फॉलो कर रहे हो। क्रिकेट के मैदान से अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 मैचेस की सीरीज में शानदार आगाज़ किया। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले गए पहले T20 में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 22 रन से शिकस्त दे दी। और साथ ही एक और अच्छी खबर है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 14 साल बाद बराह रास्त फ़िज़ाई राब्ता बहाल हुआ है, जो कि बड़ी ज़बरदस्त एक खबर सामने आई है। बांग्लादेश की कौमी एयरलाइन विमान की पहली परवाज़ ढाका से कराची एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। परवाज़ की आमद पर खुसूसी इंतज़ामात हमने देखा कि किए गए थे। तैयारे को वाटर सल्यूट पेश किया गया। पाकिस्तान में मुकीम बंगाली कम्युनिटी ने खुशी का इजहार किया है। अब वो कम खर्च कम वक्त में अपने प्यारों से मिल सकेंगे। ढाका से कराची का सफ़र तकरीबन 3 घंटे का है, जबकि बराह रास्त परवाज़ बंद होने के बाद मुसाफिरों को दुबई के रास्ते महंगा तवील सफ़र करना पड़ता था, जो कि अब ख़त्म हो गई है सिचुएशन। बिल्कुल, तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस के बीच अगर गौहर ये बात की जाए तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि पिछले 2 साल से जो रिलेशनशिप में बेटरमेंट आ रही है वो इस खित्ते के लिए भी बहुत अच्छा है। पाकिस्तान बीइंग इन दिस रीजन ये बहुत अच्छा है। अच्छा, आलमी सूरत हाल भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर रहे हैं। अमरीकी सदर ईरान के मामले पर यू टर्न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड वाई आई से दैट इज़ बिकॉज गौहर, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि फ़िलहाल ईरान पर हमले के इम्कानात कम हो गए हैं। अच्छा, ये अच्छी भी बात है, क्योंकि पूरे खित्ते के पर इसमें असरात पड़ेंगे। साथ साथ सदर ट्रंप का एक तरफ ईरान की जानिब बहरी बेड़ा रवाना करने का ऐलान दबाव हिकमत अमली लगता था, तो दूसरी जानिब इसे इस्तेमाल ना करने की ख्वाहिश और जो बातचीत का दरवाज़ा खुला रखने का इशारा भी है, जो कि इस वक्त नज़र आ रहा है। ये वही अंदाज़ है जिसमें वाशिंगटन अस्करी मौजूदगी के ज़रिए पैगाम भी देता है, मुज़ाकरात की गुंजाइश भी छोड़ता है। एब्सोल्युटली। सो दीज आर मेरे ख्याल में ओवरऑल अगर बात की जाए कि दुनिया भर से भी और पाकिस्तान से भी इस रीजन के लिए भी अच्छी खबरें आ रही हैं
ये गलत नहीं होगा, तो हम एक अच्छे वीकेंड की तरफ जा रहे हैं। वेल, टॉप स्टोरी ऑफ द डे इज क्रिकेट, बिकॉज 3 मैचेस की सीरीज का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, हम काफ़ी डरे हुए थे बिकॉज ऑस्ट्रेलियन टीम थी, लेकिन हमें ये भी पता था कि उनकी यंग साइड है तो शायद इतना टफ टाइम वो हमें नहीं दे पाएंगे। वेल, ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 मैचेस सीरीज का जो पहला मैच कल कज़ाफी स्टेडियम में खेला गया वो हम 22 रन से जीत गए हैं। पहला T20 है, इसके बाद 2 T20s और होने जा रहे हैं, और हम गौहर यही बात कर रहे थे कि व्हाट एक्चुअली मैटर्स इज कि बेशक ये श्रीलंका में होने वाले मैचेस नहीं है वर्ल्ड कप से पहले T20, लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में भी अगर ये मैचेस हो रहे हैं तो हम अच्छे मोराल के साथ T20 की तरफ, वर्ल्ड कप की तरफ जाएं। एंड सर ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो वर्ल्ड कप की तैयारी है ना वो बहुत अच्छी सी होने वाली है, क्योंकि शाहीन्स ने ज़बरदस्त आगाज़ तो कर दिया है सीरीज़ का। दूसरी जानिब अंडर-19 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ICC पर शेड्यूल और सफरी दबाव से मुतालिक इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, जिसमें आलमी क्रिकेट इंतज़ामिया के फैसलों पर नए सवालात ज़ाहिर खड़े कर दिए हैं। आने वाले दिनों में बहस का मौजू भी बन सकते हैं, और तमाम सिचुएशन पे अदील अजहर क्रिकेट एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अदील, गुड मॉर्निंग। और आज तो वीकेंड का जो हम स्टार्ट एक लेने वाले हैं ज़बरदस्त खबर के साथ, और ज़बरदस्त खबरें वो ये हैं कि शाहीन्स ने बड़ा शानदार आगाज़ किया है। अगर इब्रार की बात करें तो मैच विनर मैजिशियन ज़बरदस्त बॉलिंग करते हुए कल नज़र आए। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग एंड सॉरी फॉर जॉइनिंग फ्रॉम अ वेरी ऑकवर्ड पोजीशन लेकिन यस, आई थिंक एक क्रिकेट फैन की हैसियत से हमें खुशी तो इस बात की है कि हम ये मैच जीत गए। 7 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को एक T20 मैच में हराया, आप सबको इस बात का भी अंदाजा होगा। लेकिन जहां पे हम ज़ाहिर है अपनी इस फतह को हम सेलिब्रेट करें, वहां पे आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट की कुछ टिपिकल जो वीकनेसेस हैं उसको एक बार फिर से इस मैच ने एक्सपोज किया है। इस पे हमें वर्क ऑन करना पड़ेगा बहुत सारा। हम जो है वो अभी भी अपने मिडिल ऑर्डर में डेडवुड लेकर चल रहे हैं। वर्ल्ड कप में जहाँ पे इसी तरह की स्लो विकेट्स हमें मिलेंगी, क्या हम इसी कॉम्बिनेशन या इन्हीं खिलाड़ियों के साथ परफॉर्म कर रहे होंगे? देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया की एक वीक टीम थी जिसको हम हराने में कामयाब हुए हैं। जरा सी इनकी टीम में 1-2 प्लेयर्स, इनफैक्ट सेकंड ODI में, सेकंड T20 में ही आपको मिच मार्श और इंग्लिश वापस आते हुए नजर आएंगे, तो पाकिस्तान के लिए ये जरा और मुश्किल हो जाएगा। बट नेवरदलेस, a win is always good, it is always contagious. Right. What do you think about Saeem, Adil? It's good to see him back in the color a bit. या मैं समझूं कि ये सिर्फ लाहौर में हुआ है और आगे नहीं होगा? नहीं, देखिए, ये लाहौर की विकेट कल बैटिंग करने के लिए एक मुश्किल विकेट थी, और ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये लाहौर की जो टिपिकल विकेट होती है उससे ये मुख्तलिफ विकेट थी। मुझे ऐसा लगता है कि डिलिबरेटली कोशिश की गई है कि जो कोलंबो में हमें कंडीशन मिलने वाली है फॉर द वर्ल्ड कप, उन्हीं कंडीशंस को रेप्लिकेट यहाँ पे किया जाए। तो साइम की प्लीज इस इनिंग को कोई भी अंडरमाइन करने की कोशिश ना करें। साइम ब्रिंग्स एन एक्स फैक्टर टू पाकिस्तान टीम। हमें इस बात का भी अंदाजा हो गया है, चाहे वो बैटिंग हो या बॉलिंग हो या फील्डिंग हो। आई एम वेरी हैप्पी। T20 में वो रिसेंटली स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन ही वुड हैव रीगेन्ड हिज कॉन्फिडेंस। और मेरा नहीं ख्याल कि इंटरनेशनल क्रिकेट में इस वक्त साइम के नो लुक शॉट जैसी उससे ज्यादा कोई खूबसूरत कोई क्लिप होता होगा। Absolutely. अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा अदील, do you think in the second match we are going to go with बाबर आजम? देखिए, बाबर आजम, हम काफी दफा इस प्रोग्राम पे भी बात कर चुके हैं, आपके साथ भी। ये हमारा एक समझ में नहीं आ रही। कल देखिए, आपको अंदाजा होगा, कल जब एक मैच हुआ साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज के दरमियान, जिसमें 2.25 रन साउथ अफ्रीका ने 18वें ओवर है कि जी मिडिल ओवर में टुकटुकियां करके और आखिरी 5 ओवर में तो, अरे भाई, दुनिया T20 क्रिकेट, अब हर ओवर में मारना होता है आपको। मैं देखिए, अगर इफ आई वर गिवन अ चॉइस, इवन दो आई एम अ नोबडी, इफ आई वर गिवन अ चॉइस, बाबर तो मेरे स्क्वाड में भी नहीं होते जो हम उनको मैचेस खिलाएंगे और खिलाते रहेंगे। और सोने पे सुहागा टीम ये हो रहा है कि अब तो फकर जमान से भी रन नहीं बन रहे। तो वो जो पैच आपने कल देखा जब फकर और बाबर साथ बैट कर रहे थे, पाकिस्तान के लिए 200 बट डेफिनेटली ऑन। और इन दोनों की बैटिंग की वजह से जो हमारे लोअर ऑर्डर बैट्समैन आए वो प्रेशर में आए, बिकॉज़ एवरीबॉडी जस्ट हैड टू गो आउट एंड हिट। लेकिन अदील, बाबर को हम कल यही देखते हुए नजर आए कि बॉल टू बॉल वो खेल रहे थे, और
सलमान अली आका की इससे पहले हम देखें उनकी कॉन्फ्रेंस में वो हमेशा ये कहते नज़र आए कि जी बिग बैश में जो भी कुछ हुआ प्लीज़ आप बाबर को खेलने दें, उनके पीछे ना पड़ें। और कभी कह दिया जाता है कि बिग बैश की बुनियाद पर ही प्लेयर को लिया जाएगा, मतलब ये क्या हो रहा है? भाई देखिए, मैं बड़ी सिंपल सी बात बोल रहा हूँ। आपको लगता है कि बाबर आजम कोई सलमान अली की तरह कमबैक करने में कामयाब हो जाएंगे? आइए जी, हम वर्ल्ड कप में देख लेंगे। हमने पूरे बिग बैश में इनको देख लिया, एंड में किस तरह बाबर आजम बिग बैश छोड़कर आए हैं। वो जी अच्छी बात हो गई जी, टीम कैंप ज्वाइन करना चाहते हैं। आई थिंक nobody is fool to know what actually happened या what would have happened there. वो बॉडी लैंग्वेज बाबर की क्या थी? आप सिडनी सिक्सर्स के फैंस की कमेंट्री फॉलो करें, दे वर वेरी एक्साइटेड अबाउट बाबर आजम, बट जस्ट सी के उनका फिर वो जो उनका एक्साइटमेंट था वो किस तरह नीचे गया है। तो मेरा तो देखें, ऑनेस्टली स्पीकिंग, एज अ क्रिकेट फैन, वी ऑल लव बाबर आजम, वी वुड लव टू सी हिम परफॉर्म, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा होगा कि बाबर अपने T20 क्रिकेट को अपने इस रोस्टर से निकाल लें। प्लीज फोकस ऑन टेस्ट क्रिकेट, ही इज स्टिल अ डिसेंट ODI बैट्समैन। क्रिकेट All right. I have a question for Shadab. Shadab को आपने as a batter, as an all-rounder आपने टीम में शामिल किया है. We needed an all-rounder in this position, जो मुझे PCB की हिकमत अमली समझ में आई है, जो हमें बैट से रन्स भी करके दे और हमें 1-2 विकेटें भी निकाल के दे. Do you think that got done yesterday? देखिए, शादाब को जब बिग बैश से वापस बुला के श्रीलंका के स्क्वाड में शामिल किया गया था, अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि वो सीरीज पूरी नहीं हो पाई थी, बारिश से काफी मुतासिर हुई थी। उसी वक्त ये सवाल तो उसी वक्त भी पूछने का था, और हमने पूछा भी था हर फोरम पे कि ये शादाब को, देखिए हमारे यहाँ कुछ खिलाड़ी बड़े उनकी बस वो टीम में आ जाते हैं, हमें वजूहात नहीं पता होती। खैर मेरे ख्याल से आप 40 साल से 35 साल से क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं, तो अब तो वजह भी समझ में आ जाती है कुछ खिलाड़ी इतने अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद क्यों स्क्वाड में नहीं आते, और कुछ खिलाड़ी वाजबी कारकर्दगी दिखाकर भी जो है स्क्वाड में आ जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि नवाज के होते हुए, नवाज इज अ वेरी सिमिलर प्लेयर टू व्हाट शादाब इज। आप एक रेप्लिकेट कर रहे हैं एक ही टाइप के प्लेयर को 2 स्लॉट्स देके। If given an option to me, I would have definitely gone with Usman Tariq. He's your mystery spinner. Please make him play. कल की विकेट में उस्मान और अबरार अगर बॉलिंग कर रहे होते तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल मुखालिफ टीम के लिए पैदा करेंगे, बिकॉज नवाज और शादाब के होते हुए आप नंबर 9 तक बैटिंग कर रहे हैं। ये वो जमाना नहीं है when वसीम अकरम used to come and bat at number 9 because he was the greatest all-rounder of his time. How does it make sense, Adil, to keep making Saim ball again and again? जब आपके पास ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं है स्पिनर्स के, मतलब उससे साहिब अयूब के कंपैरिजन में तो अयूब गॉट बेटर ऑप्शंस, बट स्टिल आपको ऐसा लगता है कि वो आपको विकेट दिलाता है। इंटरनेशनल मीडियम में शायद ऐसा नहीं होगा अगेंस्ट जब आप श्रीलंका में वर्ल्ड कप खेल रहे होंगे। नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। साइम आपको इंटरनेशनल मैचेस में भी विकेट दिलवा के देगा। देखिए जो ज्यादा बड़ा मसला यहाँ पे ज्यादा बड़ा मसला सवाल ये बनता है, साइम आपको कंसिस्टेंटली रीसेंट टाइम में, आई थिंक पिछले 1 साल में हमारी क्रिकेट की जो सबसे बड़ी रेवलेशन है, एंड क्रेडिट्स टू द कोच एंड ऑल, और माइक हीसन को देना पड़ेगा कि उसने साइम को एज अ बॉलर ट्राई किया और वो एक अटैकिंग बॉलर के तौर से आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है। उससे बड़ा सवाल ये आता है कि यार कहीं पे आप उसको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉलिंग ओपन करवाते हैं और कहीं पे आप उसको 1 ओवर भी नहीं फिकवाते। ज्यादा बड़ा सवाल ये बनता है, देखिए साइम हो गया, नवाज हो गया, शादाब हो गया, देयर टू मेनी स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स देयर, इनमें से हमें किसी 2 को खिलाना है। आई रियली डोंट थिंक शादाब मेक्स द कट। उस्मान को टीम में लेकर आए, ही कुड बी योर एक्स फैक्टर इन द वर्ल्ड कप, स्पेशली जिन विकेटों पे आप T20 वर्ल्ड कप खेल रहे होंगे। मुझे जाती तौर से ऐसा लगता है these wickets could actually favor, और एक जो बहुत अच्छा काम हमने कर लिया वो ये कर लिया कि हम 2 पेसर्स के साथ जा रहे हैं। कॉमन सेंस हैज प्रिवेल्ड देयर कि हम 2 से ज्यादा पेसर्स पे नहीं जा रहे हैं। ऑब्वियसली ये इम्पोर्टेंट है ना कि ऑप्शन है, लेकिन हम अब उनकी तरफ जाएं या ना जाएं ये देखना होगा। लेकिन कल पावर प्ले का हमने बड़ा इम्पोर्टेंट इम्पैक्टफुल रोल देखा कि पावर प्ले किस तरह से आपने मेंटेन करना है, जो एक मोमेंटम होता है। अब यही मोमेंटम जो हम कल देख चुके हैं सीरीज़ में, आई डोंट नो क्या होने जा रहा है वर्ल्ड कप में, फिर किस तरह से सिचुएशन देख रहे हैं? क्या ये सब चीज़ें हम देखेंगे या फिर वही डिफेंसिव और सारी चीज़ें? देखिए मैं आपको पावर प्ले के बारे में ऑनेस्टली मेरा पर्सपेक्टिव जो पावर प्ले है ना वो ये है दैट T20 क्रिकेट में 20 के 20 ओवर्स का पावर प्ले होता है। आप जरा देखिए कि इंडिया में ये अभिषेक वगैरह ये लोग किस तरह बैटिंग कर रहे हैं। ये जो रिंकू सिंह आते हैं, आप क्विंटन डी कॉक की कल बैटिंग देखिए अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता
कि बाहर 2 फील्डर हैं, बाहर 10 फील्डर हैं। 10 फील्डर तो नहीं होते अलाउड, लेकिन मैं इश्तिहारन मेटाफोरिकली बात कर रहा हूँ। इस वक्त इंटरनेशनल T20 क्रिकेट हमें इन दकियानूसी ये 2009, 2011 या 13, 14 का वर्ल्ड कप नहीं है। ये अब हम 2026 में बैठे हुए हैं। T20 क्रिकेट रीडिफाइन हो चुकी है। हमें अग्रेसिव प्लेयर्स को खिलाना पड़ेगा, जिनके लिए 8वां ओवर भी पावर प्ले और 12वां ओवर भी पावर प्ले। सो यस, आई अंडरस्टैंड साइम और सलमान, वेरी इम्प्रेस्ड विद सलमान येस्टरडे, बहुत अच्छे छक्के मारे उसने। लेकिन ये हमें इससे निकलना पड़ेगा कि अब 4 फील्डर बाहर हो गए तो अब मैं डबल सिंगल लूंगा। नहीं भाई, T20 क्रिकेट अब इस तरह दुनिया नहीं खेल रही। मॉडर्न डे क्रिकेट है ऑब्वियसली। Absolutely. बहुत शुक्रिया Adil. It was wonderful to have you on the show, and it, as always, a pleasure to actually discuss cricket with you, क्योंकि बड़ा मज़ा आता है आपसे बात करके। बहुत ही layman conversation हम कर पाते हैं जो आम लोगों तक पहुंच सकती है। well, इसके साथ ही हमें लेना एक break. We will see you across. वेलकम बैक। लाहौर में जी बड़ा एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हमने देखा, उसकी बात करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। लाहौर का इलाका दाता दरबार, जहाँ पे ये सिचुएशन डेवलप हुई, खुले सीवरेज मैनहोल में गिरकर माँ 10 माह की बच्ची जाँ बहक हो गए। इंतज़ामिया की हादसे को झुटलाने की कोशिश भी फिर हमने देखी, जबकि मुकामी इंतज़ामिया ने डूबने की इतला को ही फेक करार दिया था इनिशियली। घंटों के बाद पहले मां, बाद में बच्ची की लाश मिलने के बावजूद भी डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वाक़े को फेक न्यूज़ करार देते रहे, जबकि फैसलाबाद में भी 2 साला बच्ची खुले मैनहोल में गिरकर जान बहक हुई। मतलब दूसरा वाक़या पेश आया फिर। बिल्कुल। और गौहर, वज़ीर आला पंजाब ने इंतज़ामिया की गफलत और लापरवाही पर सख्त बरहमी का इजहार किया, फौरी एक्शन का हुक्म भी दिया, और अवाम की तरफ से शहरी इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सख्त सवालात भी इस वक्त उठाए जा रहे हैं। उसकी एक अहम वजह जो है वो ये भी है कि जिस तौर से सबसे पहले इस वाक़े में मुलव्वस करार दे दिया गया हस्बैंड को, और उनको गिरफ़्तार करके, जो खुद उस सोग की हालत में होंगे, जो खुद कंफ्यूज होंगे। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन तो की जा सकती थी, लेकिन उनको हिरासत में ले लेना, और फिर हमने देखा कि डिनायल आता रहा बार बार और CCTV फुटेज आने के बाद भी क्लैरिटी नहीं मिली। तो ये एक अच्छी बात, वाक़या तो यकीनी तौर पर बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये ज़रूर एक अच्छी बात थी कि कम अज़ कम जहाँ गलती थी उसको पिन पॉइंट कर कर उसके ऊपर माजरत की गई, क्योंकि जो दिल दुखे होते हैं ये ज़रूरी होता है कि आप उनके साथ खड़े हों। बरतरफियाँ भी की गई। फिर अफ़ज़ाल अब्बासी भी अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अफ़ज़ाल, बताइएगा, एक तो बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या, फिर हमने कुछ फुटेजेस देखी, बैक टू बैक आती रहीं, फिर कुछ इल्ज़ाम आयद किया गया उनकी फैमिली मेंबर पर, उसके बाद फिर CM पंजाब ने जो कुछ बरतरफियाँ की और तमाम मामले को देखा। क्या सिचुएशन अब है? जी बिल्कुल, देखें कि बड़ा अफसोसनाक वाक़या था, और उससे ज़्यादा अफसोसनाक रवैया जो था वो लाहौर की ज़िले इंतज़ामिया का था, वो पुलिस का था। जिस चीज़ को पिन पॉइंट कल एक हाई लेवल मीटिंग में वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ ने भी किया कि कमिश्नर लाहौर, DC लाहौर और इसके साथ-साथ पुलिस, ये तीनों महकमे जो हैं, ये इस जो अफसोसनाक वाक़या है इसके ज़िम्मेदार हैं। ये कैटेगोरिकली कल CM पंजाब ने कमिश्नर लाहौर, DC लाहौर और पुलिस को ज़िम्मेदार करार दिया इस वाक़े का, और उन्होंने कहा कि जो प्रोजेक्ट हेड है, इसके साथ-साथ जो वहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर हैं इस प्रोजेक्ट के, उनको ना सिर्फ ये कि मुलाज़मत से बर्खास्त किया जाए, बल्कि इस चीज़ को भी यकीनी बनाया जाए कि वो आइंदा किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में उनकी तैनाती ना हो, या दोबारा से वो किसी सरकारी मुलाजमत के अहल ना हो। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि ये एक वाक़या नहीं, बल्कि ये एक कत्ल है, और उन्होंने कहा कि मैं खुद को जो है वो उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ किया कि इंतज़ामिया ने जो टोटल एक पिक्चर चेंज करने की कोशिश की, उस पर उन्होंने सख्त बरहमी का इज़हार किया वज़ीर आला पंजाब ने, और सूबाई ज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने भी, चूंकि उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई थी जब इंतजामिया ने उनको ब्रीफ किया, मिसगाइड किया, तो उन्होंने कहा कि ये जो है फेक न्यूज़ है। इस पर सूबाई ज़ीर इत्तलात ने खुद बड़ेपन का मुजाहिरा किया अज़मा बुखारी ने, और उन्होंने माफ़ी मांगी कि इंतजामिया ने मुझे मिसगाइड किया, जिसकी वजह से मैंने ये स्टेटमेंट दी, और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने इस्तीफे की भी पेशकश की, लेकिन वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि नहीं, इसमें आपकी गलती नहीं, ये टोटल ज़िले इंतजामिया, लाहौर की ज़िले इंतजामिया, कमिश्नर ऑफिस और इसके साथ साथ पुलिस, ये 3 महकमे ऐसे हैं जिन्होंने इस सारी सूरत में इंतहाई गफलत, लापरवाही और जानबूझकर हक़ाइक़ को जो है वो तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की।
जिसका सख्त नोटिस वज़ीर-ए-आला हम्म, पंजाब ने लिया और उन्होंने कहा कि जब एब्सोल्युटली। तक इन 2 बेटियां जो पंजाब की इस अफसोसनाक वाक़े में गई हैं, जब तक उनके जो मुजरिम हैं वो कैफ़रे किरदार तक नहीं हम्म, पहुँचे, तो वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कहा कि वो सुकून से नहीं बैठेंगी। और राइट। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कैटेगोरिकली कल की हाई लेवल मीटिंग में ये बात बता दी है इंतज़ामिया को कि जो भी लोग इस वाक़े में क्रिमिनल मुलव्विस हैं, उनको नेग्लिजेंस। किसी सूरत जो है वो नहीं छोड़ा जाएगा और हम्म। उनको कैफ़रे किरदार तक अफ़ज़ाल, पहुँचाया जाएगा। यकीनी तौर पर अब जो एडिशनल चीज़ें चीफ़ अच्छी होती हैं आम तौर पर ये होता है कि हमारे हुक्मरानों का जो रवैया होता है वो बड़ा ही अनअपोलोजेटिक होता है और जहाँ गलतियाँ होती हैं वो उसको दबाने की कोशिश करते हैं बजाय इसके कि उसको पॉइंट आउट करके उसके ऊपर एक्शन लिया जा सके। तो ये कम से कम ये एटीट्यूड चेंज होना, अपनी गलती को समझना और ये देखना कि कहाँ लूप होल है, इस बात की निशानदेही करता है कि लोग मसले का हल करना चाहते हैं, यस। हुक्मरान चाहते हैं कि इस तरह के वाक़यात दोबारा ना हो और आवाम का भी एतमाद बढ़ता है ऐसे में। लेकिन इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताइएगा कि अब क्या हो रहा है? कल जो सीसीटीवी फुटेज आई है, उसके बाद जो वहाँ पर रेस्क्यू का काम हुआ है, उसके बाद क्या मज़ीद डेवलपमेंट हुई है? देखिए, एक तो रात के जो दोनों डेड बॉडीज़ थी सादिया की और रिदा की, दोनों की डेड बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के बाद जो है वो गुरसा के हवाले कर दिया गया है और ओके। अब उनकी तदफीन का अमल जो है वो जारी है और उसके बाद जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में वज़ीर-ए-आला पंजाब ने एक हाई लेवल कमेटी जो है वो बनाई हुई है। सबकी नज़रें जो है वो अब उस कमेटी पर हैं कि उस कमेटी की फाइंडिंग्स क्या आती हैं और कौन-कौन लोग जो हैं वो पिन पॉइंट होते हैं और फिर उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कल जो वज़ीर-ए-आला पंजाब ने हम्म, एक और बड़ा इंकशाफ किया वो ये कि ये जो एरिया है जी। जहाँ पर ये तामीराती काम जारी था, वहाँ पर तामीराती काम की जो जगह है हम्म, उसमें पार्किंग माफिया जो है वो लोगों हम्म, को वहाँ पे गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें पार्क करने की इजाज़त देकर उनसे पैसे वसूल करती थी और ठीक। यही वजह बनी कि वो वहाँ पे पब्लिक की आमदोरफ्त जो जारी रही, एक हाँ, तामीराती अफ़ज़ाल, जहाँ वहाँ पर पे जो काम जारी है। फुटफॉल था वो हज़ारों लोगों का फुटफॉल था और बड़ी एक दाता साहब के पास बड़ी एक वो प्राइम लोकेशन है जहाँ पे ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कल हुआ। लेकिन हमने ये भी देखा कि सीएम पंजाब काफ़ी नाराज़ भी नज़र आई। इस हवाले से बताइएगा जिनको किन डिपार्टमेंट से मुअत्तल किया गया है और क्या उन्होंने फिर इस बारे में किया? देखिए वज़ीर-ए-आला पंजाब ने जो है वो प्रोजेक्ट हेड जो हैं उनको मुअत्तल किया है, जो टीपा ओके। के डायरेक्टर हैं उनको मुअत्तल किया है और उनके साथ-साथ डिप्टी डायरेक्टर हैं शब्बीर अहमद, उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। जो दाता दरबार है वो एक लाहौर की, पंजाब की बल्कि बरे-सगीर की एक बड़ी रूहानी एक दरगाह है जी, जहाँ जी। पर पूरे पाकिस्तान से नहीं बल्कि दुनिया भर से ज़ायरीन जो हैं वो आते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ पर ज़ायरीन हज़ारों की तादाद में वहाँ पर आते हैं। तो बड़ा ही सेंसिटिव एरिया था। उसके बिल्कुल सामने जो है ये परिंदा मार्केट थी जहाँ पर जो है वो तामीराती काम जारी ठीक। था, लेकिन इंतज़ामिया की मिली-भगत से वहाँ पर पार्किंग माफिया को इजाज़त दी गई थी कि वो वहाँ पर पार्किंग के लिए गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल खड़ी करने की इजाज़तें, हुँ। जहाँ पर सीवरेज के लिए बड़ी-बड़ी लाइनें डालने के लिए जो मेरे है वो पास मेरे खुदाई की पास गई अफ़ज़ाल थी 30 और सेकंड्स हैं। मुझे ये बताएँ कि जितनी तेज़ी से लाहौर के वाक़ये के लिए काम हो रहा है, क्या वैसे ही फैसलाबाद में जो ये अनफॉर्च्यूनेट वाक़या हुआ, उसके लिए काम हो रहा है? जी, बिल्कुल, क्योंकि कल के जो कैटेगोरिकल स्टेटमेंट सीएम पंजाब ने दी है कि इन 2 बच्चियों के जो कत्ल उन्होंने इसको कत्ल करार दिया है कि इस वाक़ये में मुलव्विस तमाम मुल्ज़मान को जो है वो कैसे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। तो उसके बाद जी। फैसलाबाद वाक़ये के से जुड़े जितने भी लोग हैं, उनके खिलाफ भी इंतज़ामिया, रियासत और इस सूबे की जो मशीनरी है, वो हरकत में आ चुकी है और ओके। उनको भी जो है वो कैसे किरदार तक पहुँचाने के लिए पंजाब हुकूमत हर तरह के जो है मेजरमेंट्स और स्टेप्स लेगी। ऑब्वियसली ऑलराइट। पंजाब हुकूमत हर तरह के स्टेप्स लेगी और ये नज़र भी आ रहा है। हुँ। अफ़ज़ाल, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन सादिया, अब एक अच्छी, अब इसको रीत कहें, रिवायत कहें कि हमने पंजाब हुकूमत की देखी जो कि अननेसेसरली उन पे एक तनकीद की जाती है बैक टू बैक, लेकिन इससे आप इनकार नहीं कर सकते कि पंजाब हुकूमत काम भी कर रही है और सीएम पंजाब ना सिर्फ काम कर रही हैं, अगर कोई गलती हो जाती है उसको फ़ौरन आके ऑन स्क्रीन माना जाता है और जो राइट। भी एक क्रिमिनल
क्रिमिनल और नेग्लिजेंस ख़ास करके होती है ये उसमें। बहुत हम देख रहे होते हैं कि कभी कभी तो विक्टिम ब्लेमिंग ही होने लग जाती है, उस शख्स को ही कह दिया जाता है। ब्लेम यानी गेम। अक्सर हम देखते हैं कि कोई अगर हादसा भी हो जाते हैं हाँ। तो बाइकर्स को ही कह दिया जाता है कि बाइकर्स ध्यान नहीं रख रहे, जो कि ऑब्वियसली पॉइंट होगा, लेकिन क्या उस मौके पर ये बात करना सही होगा या नहीं, ये बड़ा ही अफसोसनाक होता है कि इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ क्योंकि कराची में भी कल एक वाक़या पेश आया, हैवी ट्रैफिक बेलगाम आपको एक दफ़ा फिर से नज़र आई, इंसानी जानें बेवकत एक दफ़ा फिर से नज़र आई। ये वाक़या पेश आया नेटी जेटी के पुल के करीब, एक ट्रेलर ने मोटरसाइकिल पर सवार ख़ानदान को कुचला। हादसे में मियाँ बीवी मासूम बच्चा जाबहक हो गए और चंद ही घंटों बाद हमने ये देखा कि आईसीआई पुल के मकाम पर एक और टैंकर ने पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद की जान ले ली। मुसलसल पेश आने वाले ये वाक़यात हैं जो कि हम रिपोर्ट भी कर रहे होते हैं कि शहर में भारी गाड़ियों की निगरानी आखिर कहाँ है, क्यों ये बेवक्त निकली भी होती हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट और ड्राइवर की जांच कब मौसर होगी। ये अब वो सवाल हैं जिनका जवाब अब शहर कायद के जो शहरी हैं वो जानना चाहते हैं। सड़कों पर अपनी जान ख़तरे में डाल कर निकलते हैं। और इवन सादिया, आजकल बहुत सी ख़वातीन हैं जो कि बाइक चला रही होती हैं, जिनके पास कोई मर्द नहीं होता। रिसेंटली हमने ऐसे वाक़यात देखे जिसमें ख़वातीन राइडर्स भी एक्सीडेंट का शिकार हुई है। इसी पर बात कर लेते हैं। मोहम्मद काशान हमारे साथ मौजूद हैं, हमें इन दोनों वाक़यात के ऊपर डिटेल्स देंगे। काशान, गुड मॉर्निंग, बताइएगा ये दोनों वाक़यात पेश आए, हुआ क्या, किस तरह से ये हादसा हुआ, क्या सीसीटीवी फुटेज निकली है, दोनों एक्सीडेंट्स के हवाले से बताएगा। भी हमारी रोड है जहाँ पर करीब कराची पोर्ट यहाँ पर हाई ट्रैफिक का दबाव रहता है, लेकिन इस रोड पर हम देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस की नकल ना होने के बराबर है। कराची पोर्ट जो है खास एरिया है, उसके साथ ही जो है वहाँ ट्रैफिक पुलिस की नकली को जो है कमी का सामना करना पड़ता है। वाक़या पेश आने के चंद घंटे बाद ही आईसीआई पुल जो करीबी वाक़े वहाँ से 2 मोटरसाइकिल सवार गुजर रहे थे। तेज रफ्तारी के बाद हादसा पेश आया। टैंकर ड्राइवर की जबरदस्त की वाइफ जो 2 अफराद की टैंकर में चलती है, जिसमें पुलिस एहलकार भी शामिल था। और देखिए पुलिस एहलकार जो वाक़े में नाबाक हुआ, उसके बाद जो पुलिस जांच की कार्रवाई भी की गई और मौके पर टैंकर ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जिस टैंकर ड्राइवर ने मियां बीवी को कुचला, उसको बहाल पुलिस गिरफ्तार करने में नाकाम रही। उस वाक़े में उनका बच्चा भी जख्मी हुआ, उसको पुलिस की जानिब से गिरफ्तार नहीं किया गया। जिसमें पुलिस एहलकार जख्मी हुआ उसको पुलिस ने फौरन कार्रवाई करी, फौरन कानून गिरफ्तार कर लिया। लेकिन दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं ई चलान के हवाले से, सब्सिडी के हवाले से और दीगर कार्रवाइयों के हवाले से। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कराची में हैवी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के जो दावे हैं वो धरे के धरे रह गए। अगर मैं साल के इब्तदाई महीने की बात करूँ, पहले महीने में 73 अफराद, कल तक के दावा के मुताबिक 73 अफराद इस वाक़े में जो रवा साल वाक़े रिपोर्ट हुआ ट्रैफिक हादसा के, उसमें जमात हो गए। 200 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं इस वाक़े में, 20 से ज़ायद अफराद जो मासूम बच्चे शामिल हैं जिनको हैवी ट्रैफिक ने कुचल दिया। लेकिन नाम देखते हैं वज़ीर ट्रांसपोर्ट की जानिब से कोई बयान आता है, ना वज़ीर दाखिला की जानिब से कोई बयान आता है। मुझे मुख्तसर ये बताइएगा, इन केसेस पर गिरफ्तारियां कितनी हुई और कितनों को रिहा किया गया है जमानत पर ड्राइवर्स को? पुलिस हुकाम की जानिब से जो पुलिस हुकाम ने शुमार हुआ है, जब रवा साल के दौरान 73 वाक़यात रिपोर्ट हो गए, इसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। एग्जैक्ट फिगर पुलिस की जानिब से नहीं बताए गए। पुलिस जराये की जानिब से बताया गया कि 30 से ज़ायद ड्राइवर को रवा साल के दौरान गिरफ्तार किया गया था, जो कि अदालत से रिहा हो जाते हैं। रिवायती तरीकाकार यही होता है। This pretty much answers the question। बहुत शुक्रिया काशान आपके वक्त के लिए, इन्फॉर्मेशन दैट यू, ये बहुत ज़्यादा हद तक हमारी जो है ना मसले का बता रहा है कि मसला कहाँ है। जब आपको 50% भी गिरफ्तारियां नहीं होंगी और 50% में से भी 30% को रिहा कर दिया जाता है जमानत पे, तो कैसा डर, कैसा खौफ, कैसे एक्सीडेंट्स में कमी आएगी? लेने को तैयार नहीं है ना ऑब्वियसली। अब ऑब्वियसली जो ये हैवी मशीनरी, हैवी ट्रैफिक है, इसका एक सर्टेन टाइम होता है, लेकिन ये वाक़यात उस वक्त पेश आते हैं जब दोपहर का वक्त होता है, लोग ऑफिस से जा रहे होते हैं, अपने काम के लिए जा रहे होते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेट है। इस पे भी मज़ीद इस हवाले से कुछ मज़ीद भी स्टोरीज आपके साथ शेयर और कल जो मरियम नवाज ने बात की वो बिल्कुल ठीक थी कि सड़कों के ऊपर कौन चलता है, बाइक के ऊपर कौन सवार होता है, वो गरीब शख्स लोग होते हैं, गरीब का बच्चा मरता है। और जब गरीब का बच्चा मरता है तो शायद उतनी स्पॉटलाइट नहीं आती, लेकिन जो अमीर उसको मार रहा होता है वो किसी तरह से बच के निकल जाता है। सिर्फ टैंकर नहीं, इसके अलावा भी हमने बहुत सारे वाक़यात देखे हैं जहाँ पर बड़ी गाड़ियों से एक्सीडेंट हो जाते हैं और बाद में हम देखते हैं कि उन लोगों को रिहा कर दिया जाता है, बड़ी जमानतें हो जाती हैं, सेटलमेंट्स हो जाती हैं, जो इंतहाई अफसोसनाक है। यही निशानदेही करता है कि क्यों ऐसे वाक़यात पै दर पै होते जा रहे हैं। हम ले रहे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक अगैन। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। मौसम की बात करना चाह रहे हैं क्योंकि कल से मैं महसूस कर रही हूँ कि कराची में एक दफ़ा फिर से थोड़ी सी ठंड फील हो रही है। कल हल्की-हल्की। सूरज उतना नहीं दिखा हमें, और एक वक्त में लाइक अबाउट 3-4 बजे तो शायद ऐसा भी लग रहा था कि कहीं बारिश का मूड तो नहीं है, थोड़ा सा स्प्रिंकल करने के लिए कराची में। वेल, ऐसा हुआ नहीं। महकमा मौसमियात ने बारिश और बर्फबारी के हवाले से पेश गोई की है, बट वो बालाई इलाकों के लिए है। इस सिलसिले का अलर्ट जारी किया गया है 30 और 31 जनवरी के दौरान, और वो बारिश जो है बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में एक्सपेक्ट की जा रही है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। एंड ऑब्वियसली वी ऑल नो के वेदर पैटर्न्स भी कुछ चेंज हो रहे हैं। कोयटा ज़ियारत, किला सैफुल्ला यूब, नोशकी और चमन भी इस निज़ाम की जद में आ सकते हैं, जबकि महकमा मौसमियात का इस हवाले से ये बताना है 1 से 3 फरवरी के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। तो इसके लिए ज़रा तैयार रहें। मज़ीद इजाफा होगा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में शदीद सर्दी, भारी बर्फबारी का खदशा भी है। मुतल्लिका इदारों को हंगामी सूरत-हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत तो की गई है, लेकिन बालाई इलाकों का सफ़र करने वालों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मरियम शबीर साहिबा, माहिर माहौलियात हैं आप। मरियम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। हम फ़ेब की तरफ जा रहे हैं, और आम तौर पर जब हम फ़ेब की तरफ जा रहे होते हैं तो सर्दी नहीं होती, हम स्प्रिंग की तरफ जा रहे होते हैं, और हमें वो अच्छा वेदर अक्रॉस यानी अपर एरियाज़ में मिल रहा होता है। और कोयटा वगैरह में भी हमने देखा कि बड़े अरसे बाद अभी तक बर्फबारी हो रही है। चमन हो गया, कलात हो गया, वहाँ पर इस टाइम तक बर्फबारी नहीं होती। वो भी हमारे साथ ही थोड़े से टेम्परेचर चेंज के साथ स्प्रिंग को इंजॉय कर रहे होते हैं। सो टेल मी अबाउट दिस वेदर चेंज। क्या हमें स्प्रिंग अब मार्च अप्रैल में मिलेगा? जी, एब्सोल्युटली। आप देखें कि पिछले कुछ अरसे से ऐसा ही है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से आपके वेदर पैटर्न में शिफ्ट आ गया हुआ है। नॉर्मली पहले हमें जो है वो नवंबर से सर्दियाँ जो है वो शदीद सर्दी होती थी, वो पाकिस्तान में शुरू हो जाती होती थी नवंबर से, और फिर दिसंबर में होती थी जनवरी फरवरी तक। लेकिन अभी ऐसा है कि जो आपका बहार का मौसम है वो मार्च एंड और अप्रैल के शुरू में बिल्कुल चला गया हुआ है। यानी कि ओवरऑल आप देखें कि शिफ्ट क्लाइमेट जो वेदर पैटर्न्स हैं वो 2 माह, 1.5 से 2 माह का जो है वो डिफरेंस आ गया हुआ है। यानी कि आगे तो मूव हो गया है। इसी तरह आप देखें कि हमारी जो समर है वो काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड अब होती है। समर के काफ़ी ज़्यादा महीने होते हैं और सर्दियों के काफ़ी कम महीने रह गए, और जो सर्दी होती भी है वो बहुत एक्सट्रीम किस्म की जो है वो सर्दियाँ हमें देखने को मिलती हैं। चाहे वो इंग्लैंड में हम देखें, पाकिस्तान के इलाकों में, चाहे हम नॉर्दर्न एरिया की तरफ देखें। अच्छा मरियम, अभी जो शहर कायद में जिस तरह का वेदर हम देख रहे हैं, अब ये ज़रा बताइएगा, ये क्या शहर कायद वालों को हमें ही ज़्यादा सर्दी लग रही है, या बाकी कुछ वेदर पैटर्न जो हैं वो चेंज हुए हैं और शहर कायद में इस बार हुई है सर्दी थोड़ी? जी, कराची की बात करें तो कराची में चूँकि कोस्टल एरिया, तो वहाँ पे होती वो आपकी ठंडी हवाओं को एक तरह से ब्लॉक कर देता है। लेकिन कराची में जो थोड़ी बहुत ठंड फील हो रही है कराची वालों को, वो बिल्कुल सही फील हो रही है, लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं है। ये होती रहती है, मतलब पिछले कुछ सालों से आप देखें तो आप ये नहीं कह सकते कि हर साल होती है, लेकिन वक़्ते-वक़्ते पे जो है वो मैं और गौहर एक्चुअली बहुत यंग है ना, तो वो हमने ज़्यादा सर्दी का टाइम देखा नहीं था एक्चुअली। जस्ट जोकिंग। अच्छा मरियम, मुझे ये बताइएगा, विल दैट आल्सो अफेक्ट हमारी जो मॉनसून या प्री मॉनसून की जो बारिशें हैं, क्या वो भी शिफ्ट हो जाएंगी अगर हमारा स्प्रिंग चेंज होगा तो? जी, एब्सोल्युटली। आप देखें कि पहले जो है वो जुलाई अगस्त में हमारे मानसून की बारिशें जो हैं, लेकिन हमने लास्ट में भी देखा कि जून से लेकर हमारी बारिशें जो है वो बहुत शदीद शुरू हो गई हुई थी, और वो अगस्त और सितंबर तक जो है वो जारी रही थी, जिसकी वजह से स्प्रेडिंग की बात काफ़ी हमें देखने को मिली थी। जैसा कि एनडीएमए ने अपनी जो है वो एडवाइजरीज में ऑलरेडी बताया भी हुआ है 2 महीने पहले ही कि 2026 में मानसून की बारिशें जो है वो काफ़ी ज़्यादा होंगी, जिसकी वजह से स्प्रेडिंग हुई थी। राइट, बट वी तो डिड ऑफ कोर्स ये एक्सपीरियंस तो अर्ली मॉनसून इन अपर एरियाज, और वो शायद इस वजह से क्योंकि जो हीट थी वो भी उतनी ही शिद्दत से आई, यानी जब समर्स आए तो उतनी ही गर्मी थी जिसने ग्लेशियर्स को पिघलाया, फिर वो इवेपोरेशन और वो जो रेन का प्रोसेस होता है। सो क्या हम इस दफ़ा भी अपर एरियाज में अर्ली मॉनसून प्रिडिक्ट कर रहे हैं? ये चीज़ जो पिछली भी मानसून थी, उसमें सिर्फ ग्लेशियर मेल्टिंग का खाका नहीं था, बल्कि ओके। जो आपका रिवराइन फ्लडिंग है वो भी इसमें इंक्लूडेड थी। जो इंडस रिवर इंडिया की तरफ से मानसून की तरफ काफ़ी बारिशें थी, तो उसमें पानी खोला था, जिसकी वजह से हमारे यहाँ काफ़ी इलाके ज़ेरे आब आए थे।
तो हम जो है वो सिमिलर वेदर पैटर्न जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी समर में, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि 1 साल के अंदर-अंदर जो है वो पिछले साल से अब तक कोई इतने जो है वो ग्लोबल लेवल पे या हमारे डोमेस्टिक लेवल पर कोई इतने ज़्यादा प्रो क्लाइमेट या प्रो एनवायरनमेंट इनिशिएटिव लिए नहीं गए। अगर लिए भी गए होते तो उसमें 10 से 15 साल का मिनिमम आपको अच्छा लगता है, माहौल को ऑल अपने राइट, कुदरती ऑल राइट। अच्छा एनवायरनमेंट मरीम, को अभी अपने फ़िलहाल रिवाइव हम देख रहे हैं कि एक ट्रांज़िशन का सा सिचुएशन है, ऑब्वियसली विंटर सीज़न है, लेकिन फिर अब हमने समर की जानिब भी बढ़ना है। तो अब फिर समर में वही फिर सर्दियाँ, शदीद वाली सर्दी वेदर पैटर्न के मुताबिक होने वाली है, क्या सिचुएशन होगी? जी, बिल्कुल जो समर का हमारा पैटर्न है उसमें वहीं से हीट वेव्स आपकी ज़्यादा इंटेंस हुँ, और प्रोलॉन्ग्ड होंगी। आपकी जो फ्लडिंग है वो भी उसी तरह से आपको देखने को मिलेगी जैसा कि फोरकास्ट है हमारे इंडिया की तरफ से 2026 में भी आपकी ग्लेशियर मेल्टिंग हीट वेव्स की तरह वो भी आपकी एक्सेलरेटेड रेट से मेल्टिंग होगी। तो और इसके साथ ही साथ आपकी जो क्लाउड बर्स्ट के फिनोमेना जैसे पिछले साल भी हमें देखने को मिले, इस साल भी यस, एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं लोकलाइज्ड जो फिनोमेना है राइट, हमारे। तो बहुत सारे आपकी वेदर पैटर्न्स ऐसे होते हैं जो ग्लोबल फैक्टर्स तो होते ही होते हैं, जिससे इम्पैक्ट होता है। आपके लोकल क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या उस वक़्त चल रहे होते हैं, वो भी डिटरमाइन करते हैं कि आपका वेदर पैटर्न है वो किस तरह से देखने को मिलेगा। लेकिन राइट। क्योंकि जो ट्रेंड्स होते हैं आपके प्रीवियस ईयर्स के, उसको अगर डेटा को देखें, तो हम जो साइंटिस्ट होते हैं, प्रोफेसर उनको उसको देखकर बताते हैं कि पिछले चंद सालों में जो ट्रेंड्स हैं, वही जो है वो आपको आगे देखने को मज़ीद ओके। के साथ वो देखने को मरियम, मिलेगी देयर इज़ वन क्योंकि थिंग, जब भी हम देखते हैं बारिशें आती हैं और सैलाब आता है, सैलाब की सूरत हाल पैदा होती है, हम रेजर्वायर्स की बात करना शुरू करते हैं, हम डैम्स की बात करना शुरू करते हैं, हम स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात या फर्टिलाइजेशन की बात करना शुरू करते हैं। आप अवेयर हैं, मैं अवेयर हूँ, जब इस तरह का सैलाब आता है वो हमारी ज़मीनों को ख़राब करता है, और अगर बार बार इस तरह के सैलाब आते रहेंगे तो उसका कुछ ना कुछ तो असर होगा। इफ़ आई एम राइट तो इस पर भी मुझे करेक्ट कर दीजिएगा इफ़ आई एम नॉट। दूसरा ये कि हमने क्या इकदाम किए हैं, मतलब वो जो हंगामी इकदामात हम पिछले साल के सैलाबों के बाद करने वाले थे, इस साल तक व्हाट हैव वी रिकवर्ड? जी, देखिए अगर मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूँ तो डेफ़िनेटली पाकिस्तान में शायद सर्दियाँ हों जिससे बर्फ़बारी और बारिशें में या गर्मी में मानसून की वजह से काफ़ी बारिशें होती हैं, तो हमारे यहाँ मसला पानी का नहीं कि पानी की कमी है, पानी हमारे पास बहुत है। हमें बेसिकली फिज़िबिलिटी स्टडी जो है वो करनी पड़ेगी, जिसमें ये डिटरमिन करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ डैम्स की फिज़िबिलिटी क्या है, ताकि क्या हमें बड़े डैम की ज़रूरत है, क्या हमें मिनी डैम की ज़रूरत है, और उसी हिसाब से जो है वो फिर उसकी करनी चाहिए इक़दामात उसी हिसाब से करने ओके, फिर चाहिए उसी कि उसके हमारा जो अकॉर्डिंग ही पाकिस्तान फिर हम जो है वो इक़दामात भी करें। जोग्राफिक एरिया हमारा अ, डिफरेंट है, के लिए सूटेबल नहीं होगा जो जाती होगा, तो डिफरेंट इलाकों के लिए पाकिस्तान में डिफरेंट तरह के हम हाँ, पानी डिफरेंटली फिर के ऑब्वियसली मरियम उसको ट्रीट किया जाएगा। एनवायरमेंटल एक्सपर्ट मरियम शब्बीर, आपका बहुत शुक्रिया। वंस अगेन सादिया, वेदर पैटर्न तो चेंज हो रहे हैं, हमें उसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। आगे भी मज़ीद मज़ेदार और शानदार स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। उम्मीद करते हैं आपकी सुबह का आगाज़ बहुत शानदार हो रहा होगा, अच्छी सुबह इस वक्त जा रही होगी। वैसे भी वीकेंड शुरू हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा गर्म दिखाई दे रही है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वैसे तो वफाक ने एमक्यूएम का एक बड़ा मुतालबा मान लिया है, जुडिशल कमीशन के ज़रिए कार्रवाई और इंक्वायरी कराने का जो उनका मुतालबा था उसका अब वफाक की जानिब से ऐलान किया गया। मगर असल सवाल सादिया ये है कि क्या ये कमीशन महज जिम्मेदारी तय करेगा या फिर निज़ाम की कमज़ोरियों तक पहुँच पाएगा या फिर नहीं? एब्सोल्युटली, वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा कि सियासी दबाव में नहीं आएंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कि तमाम तर जो इन्वेस्टिगेशन है वो शफाफ हो। इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक आग किसी साजिश के तहत नहीं बल्कि एक 11 साल बच्चे की गलती की वजह से लगी। ताहम हुकूमत ने साथ ही ये भी तस्लीम किया कि इमारत में फायर फाइटिंग सिस्टम मौजूद नहीं था, और जो बिल्डिंग मंजूर शुदा नक्शे के खिलाफ बनाई गई उसके ऊपर भी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की गई है। फायर ऑडिट्स पर मौसर अमल दरामद नहीं हुआ, इन सब चीज़ों को का एतराफ़ भी किया गया है। और कमिश्नर कराची ने 21 सफ़ात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट भी जारी की है, जिसमें इंतज़ामी सवालात खड़े हुए हैं कि मुतासरा जो ख़ानदान है उनको इंसाफ देना होगा, और वो भी इसलिए क्योंकि हमें वो गफलत बारहा नज़र आ रही है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं।
बहरहाल जो हमने देखा कि पिछले साल भी आग लगी थी, उसके बाद भी इग्नोर किया गया उस आग को, और जहाँ जहाँ पर सेफ्टी मेजर्स की ज़रूरत थी वो नहीं लिए गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या रिपोर्ट के बाद सिर्फ चंद अफसरान को और ज़िम्मेदार ठहरा कर उनको फारिग कर दिया जाएगा या मुअत्तल कर दिया जाएगा? जो एक्चुअल ज़रूरत है वो ये कि जितनी भी बड़ी बिल्डिंग्स इस वक्त कराची में मौजूद है उनमें फायर सेफ्टी मौजूद होनी चाहिए, किसी भी किस्म का इमरजेंसी एग्जिट की सूरत हाल में उनके पास क्या इंतजाम होने चाहिए, इस पर काम होगा या नहीं, ये एक अहम सवाल है। बिल्कुल, और अब जो ये ऑल्टरनेट आपके पास ऑप्शन बचे हैं, ये लिए जाते हैं या नहीं, तमाम तो सिचुएशन पे हैदराबाद से भी सीनियर रहनुमा एमकेएम पाकिस्तान हमें जॉइन कर चुके। सर आपका बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। इस वक्त अब सानिया गुल प्लाजा और फिर इससे मुतालिक जो तहकीकात हैं इस पर हम बात करें। आप सूबाई तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट को मुस्तरद तो कर रहे हैं, लेकिन आपके नज़दीक है इसमें बुनियादी खामियां क्या हैं, और जुडिशल कमीशन की अगर बात करें, आप इसको किस नौयत की शफाफियत अब इस वक्त चाहते हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका, और ये बहुत अहम सवाल है जो इस हवाले से देखा जाना चाहिए। जो तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट आई, उसमें बताया गया कि एक बच्चे को माचिस से खेलने पर आग लग गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये आपको कैसे पता चला? तो मैं एक टॉक शो में था, तो मुझे बताया गया पीपल्स पार्टी के एक जिम्मेदार की तरफ से कि जनाब, गुल प्लाजा से जो डीवीआरस थे वो हमें मिल गए और उसमें रिकॉर्डिंग थी और उससे हमें पता चल गया। अब यहाँ पर मेरा सवाल ये बनता था कि हुजूर, जो गुल प्लाजा की आग है उसमें ना प्लाजा बचा, ना दुकानें बची, ना सामान बचा, ना दुकानदार बचे, ना खरीदार बचे, तो ये डीवीआर कैसे बचे? इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो हमने फिर मालूमात कराई तो पता चला कि जनाब किसी से सुन लिया था कि नेमत भाई के बेटे की दुकान में आग लगी है, तो बस उसी को आगे रख दिया गया। क्योंकि इसमें देखिए, जो तहकीकाती कमेटी बनी है, चाहे उसमें वजीर आला साहब हों, चाहे वजीर दाखिला साहब हों, चाहे उसमें मिनिस्टर लेबर हों या मिनिस्टर बल्दियात हों, 4 डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनकी बराह रास्त जिम्मेदारी है इस सूरत हाल को लेकर। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर जो है वो वजारत तवानाई के अंडर में आता है, जो बराह रास्त वजीर आला के अंडर में है। यानी वजीर तवानाई इस वक्त वजीर आला हैं, और उस इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि वहां पर बिल्डिंग में जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है उसमें कहीं आग लगने की कोई गुंजाइश नहीं है और सब ठीक चल रहा है। और इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर हर महीने की हर इमारत से आकर चंद हजार रुपए इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन के नाम पर लेके जाते हैं, और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कराची की मुख्तलिफ इमारतों से इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर कोई 5 अरब रुपए की आमदन पैदा करते हैं, जो वजारत तवानाई को जाती है और फिर वहां से कहा जाती है बल्लाहो आलम बिस्सवाब। बिल्कुल इसी तरीके से जो डिपार्टमेंट है, सिविल डिफेंस इंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं वो आते हैं मुख्तलिफ इमारतों में और आकर ये चेक करते हैं कि इमारत में आग लगने के खदशात तो नहीं है। वो भी अपना हर माह का भत्ता ले जाते हैं, वो भी तकरीबन 5 अरब रुपए बनता है। ये दरअसल होता है डीसी के अंडर में, और डीसी जवाबदेह होता है वजीर दाखिला को। इसी तरीके से जो हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्टर है वो बराह रास्त आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर, और वो इस बात को यकीनी बनाता है कि वहां कोई हेल्थ एंड सेफ्टी हैजर्ड तो नहीं है। वो अपना भत्ता ले जाते हैं, और आखिर में जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है उनकी बुनियादी जिम्मेदारी, उनके रूल्स 14 और 15 में ये वाजे तौर पर लिखा है कि उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो ये देखें कि इमारत में ऐसे मटेरियल से बनाई जानी चाहिए जो कम से कम आग को कंटेन कर सके, और उसके दरवाजे, खिड़कियां और उसका पेंट ऐसा होना चाहिए जो आग को कम से कम 1 घंटे महदूद रखे। ये कहीं भी नहीं होता। तो ये चारों जो जिम्मेदारियां हैं, सीएम सिंध बहैसियत वजीर तवानाई, मिनिस्टर लेबर, बल्दियात और मिनिस्टर होम, ये सारे महकमे इनके अंडर में हैं, तहकीकात कर रहे हैं।
लेकिन आप एक दफ़ा हम देख रहे हैं, फिर से ये बात की जा रही है बार बार कि जी सब अच्छा है, पॉलिसी नहीं, कि ये जो पॉलिसी है ये नहीं चलेगी। लेकिन असल में किसको बचाने के लिए ये सब हो रहा है? सवालात उठ रहे हैं, आप खुद भी ये कह रहे हैं कि सारी मिनिस्ट्रीज किसके अंडर आती है, लेकिन अगर उनको बचाना भी है तो ऐसे में मामले का हल कैसे निकलेगा फिर? देखिए, आग ये कैसे ट्रिगर हुई एक बच्चे पर डाल देना बड़ा आसान हल है। अगर ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी है तो बराह रास्त वजारत तवानाई सिंध का मामला है, और क्योंकि वजारत तवानाई का पोर्टफोलियो सीएम के पास है, इसलिए बराह रास्त सीएम की जिम्मेदारी है कि शॉर्ट सर्किट पूरे सिंध में कहीं भी ना हो। ये सीएम सिंध की जिम्मेदारी है क्योंकि पोर्टफोलियो उनके पास है। तो लिहाजा बड़ा आसान था ये कह देना कि जी आग जो लगी है वो किसी बच्चे से लग गई, जबकि ऐसा नहीं है। और जाहिर है कि हम बार बार जो हमने वजीर आजम को खत लिखा और उसमें डिमांड की कि एक पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत वफाकी सतह पर इंतहाई आला इख्तियाराती इंक्वायरी कमीशन बने और वो यहाँ पर आकर तहकीकात करे, क्योंकि दरअसल मसला ये है कि यहाँ पर इस पूरे वाक़े की तबाही का जो जिम्मेदार प्राइमा फेसाई नजर आ रहा है, अगर वो जी। हुकूमत सिंध है, अगर मुल्जिम हुकूमत सिंध है, तो ना वो एफआईआर कर सकते हैं, ना वो तहकीकात कर सकते हैं और ना ही फैसला सुना सकते हैं। मगर देखने को ये मिला कि वो हुकूमत सिंध जो मूरिद इल्जाम है वही मुद्दई है, वही तहकीकात कर रहे हैं और वही फैसला सुना रहे हैं उन तहकीकात के बदले। तो यहाँ शफाफियत नाम को भी नहीं है। इसलिए हमारा मुतालबा है कि वफाकी तौर पर इसको पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी के सब क्लॉज 3 के तहत इसकी तहकीकात वफाक से आने वाली आला इख्तियाराती टीम को करनी चाहिए। अच्छा हैदराबाद साहब, कुछ एतराज़ात भी तो है ना फिर असम्बली ना चलने देने के ऐलान से कानून साजी और अगर दीगर अवामी मामलात मुतासर होंगे ऑब्वियसली, लेकिन नाकदीन इस पे कहते हैं दबाव की सियासत है। आप इस एतराज़ का क्या जवाब देंगे? देखिए, अगर दबाव है तो दबाव की जरूरत क्यों पेश आ रही है? जरूरत इसलिए पेश आ रही है कि अगर वजीर आजम पाकिस्तान कह दे, सिंध हुकूमत वजीर आजम पाकिस्तान को, कि MQM का जो मुतालबा है पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट रूल 3 के तहत एक इंक्वायरी अनाउंस कर दें, सारा दबाव खत्म हो जाएगा। ये क्यों भाग रहे हैं? सवाल ये है, अगर इनके हाथ साफ हैं और ये समझते हैं कि इनको अवाम की अदालत में जाना चाहिए, जी। तो फिर किसी इंक्वायरी से क्यों भाग रहे हैं? हम तो सिर्फ हमारा मुतालबा ये है गुल प्लाजा के वाक़े पर कि पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत जहां पाकिस्तान में 50 पहले इंक्वायरीज हो चुकी हैं, ये 51वीं हो जाए, क्या प्रॉब्लम है? ऑलराइट। तो ये बताइएगा हैदर साहब कि MQM क्या इस मामले पर दीगर अपोजिशन जमातों को साथ मिलाने के लिए बाज़ाब्ता राब्ते कर रही है? एंड इन केस ऐसा है तो हुकूमत जुडिशल कमीशन पर अगर आमादा नहीं हुई तो फिर क्या अगला लाहे-मुअल्लक़ होगा आपका? देखिए, हम तो वजीर आजम से बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी से सब्जेक्ट पे बात नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट। हम तो वजीर आजम से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान इंक्वायरी एक्ट के तहत आप एक आला इख्तियाराती इंक्वायरी कमीशन कायम करें। हमारी पूरी कोशिश है कि वो कायम करें, अदरवाइज कोर्ट्स के रास्ते खुले हैं भाई। अच्छा, रास्ते तो खुले हैं, लेकिन हैदराबाद साहब आप समझते हैं कि सियासी तौर पे भी कोई रास्ता मौजूद है, क्योंकि सड़कों और ऐवान के अंदर दबाव डालने से नताइज निकल सकते हैं क्या, और क्या किसी सियासी मुज़ाकराती रास्ते की अब गुंजाइश मौजूद है? देखिए, हम तो वजीर आजम से मुतालबा ही कर रहे हैं ना, हमने खत लिखा है। हम अभी तक सड़कों पर नहीं आए हैं। हमने तमाम आईनी, कानूनी, इखलाकी रास्ते इख्तियार किए। गो के सड़क पे आना भी कोई गैर इखलाकी, गैर आईनी, गैर कानूनी नहीं है, मगर अगर जरूरत पड़ी तो हम इंशाल्लाह वो भी करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से गुल प्लाजा 3 दिन लोगों की आंखों के सामने जलता रहा है, ये सिंध हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। और जो तहकीकात की रिपोर्ट से दी है वो महज अहले पाकिस्तान की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया हैदरबाज रिज़वी साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। हम उम्मीद यही करते हैं और दुआगो भी है कि जो भी ज़िम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिनके प्यारे जाते हैं वही जानते हैं कि इसकी तकलीफ़ क्या है, और कोई भी नहीं चाहता। कराची में ख़ास करके इतने वाक़यात हो चुके हैं, पै दर पै आग लगने के वाक़यात के बाद कुछ नहीं निकला, इन्वेस्टिगेशन होती है तो भी मूरद इल्ज़ाम जिन लोगों को ठहराया जाता है उनको सज़ाएँ भी नहीं मिलती, और चंद एक लोगों को मुअत्तल करके समझा जाता है कि मामला रफ़ा दफ़ा हो गया है, काम मुकम्मल हो गया है। लेकिन इस घड़ी में हम ताजिरों के साथ खड़े हैं जिनका बहुत लाखों अरबों रुपयों का नुकसान हुआ, उन लोगों के साथ खड़े हैं जो वहाँ शॉपिंग के लिए गए थे और अपने प्यारों को खो बैठे हैं। वेल, इसके साथ ही हम ले रहे हैं एक ब्रेक। विल यू सी आफ्टर दिस। वेलकम बैक अगैन। अब हम बात करने जा रहे हैं निपा वायरस की, और इसके खदशात के पेश नज़र पाकिस्तान में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ताहम हुकाम के मुताबिक मुल्क में जो ताहाल है कोई भी ऐसी तस्दीक नहीं हुई है किसी भी केस की, लेकिन चूँकि इंडिया में 2 केसेस रिपोर्ट हुए थे, उसके बाद बॉर्डर मैनेजमेंट के तौर पर हमने बॉर्डर्स के ऊपर सख्ती कर दी है, और ख़ास करके जो लोग पाकिस्तान ट्रैवल करके आ रहे हैं उनके ऊपर भी चेकअप्स हाई कर दिए हैं। और ऑब्वियसली स्क्रीनिंग पर भी जोर दिया गया। तमाम हवाई अड्डों, बंदरगाहों, ज़मीनी सरहदों पर सख्त स्क्रीनिंग की बड़ी वाज़ेह हिदायत तो की गई है, लेकिन पाकिस्तान आने वाले और ट्रांजिट मुसाफिरों की 100% थर्मल स्क्रीनिंग, तिब्बी मायना लाजमी करार दे दिया गया है, जो कि ज़रूरी है। निपा वायरस कोरोना वायरस से ज़्यादा महलिक है। दूसरी जानिब भारतीय रियासत की अगर आपको बताएं कि वहाँ क्या सिचुएशन है, तो मगरबी बंगाल में निपा वायरस के 5 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद खत्े के दीगर ममालिक में भी स्क्रीनिंग का अमल शुरू कर दिया गया है, जो कि अब ज़रूरी हो चुका है। तमाम तर सिचुएशन पर डॉक्टर फैसल महमूद है, माहिर वबाई अमराज में जॉइन कर चुके हैं। डॉक्टर फैसल, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। ये एक वायरस हम देख रहे हैं 2026 में, निपा वायरस जिसको कहा जा रहा है, ये क्या है और इसकी अलामात क्या होती हैं? क्या तिब्बी जो एहतियात हैं वो इख्तियार कर सकते हैं? और ये जो कोविड-19 वायरस हमने देखा था, क्या ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है? जी, वालेकुम सलाम एंड बुलाने का शुक्रिया। तो देखिए ऐसा है कि नंबर 1 निपा वायरस नया वायरस नहीं, ये बहुत हमारा एक पुराना वायरस है। एंड आपने बिल्कुल सही कहा कि ये कोविड से ज़्यादा ख़तरनाक इस तरह से है कि इसमें अमवात की शरह ज़्यादा होती है, 40 से 70% तक होती है। मगर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कोविड के बरक्स एक से दूसरे को नहीं फैलता, तो इंसान से इंसान में इसमें ट्रांसमिशन बहुत कम होती है। राइट, लेकिन क्या इसमें भी हमें क्वारंटीन की ज़रूरत पड़ती है? जैसे हमने इंडिया में देखा कि वेस्ट बंगाल में जो 2 केसेस हुए, इससे पहले केरला में भी केसेस हुए, तो उन केसेस के बाद वहाँ पर लोगों को क्वारंटीन करते हैं। ओवर 150 लोगों को क्वारंटीन किया हुआ है। तो अगर ये कंटेजियस नहीं है तो फिर क्वारंटीन करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? क्वारंटीन इस वजह से करते हैं क्योंकि इवन दो ये कंटेजियस नहीं होता है, अगर किसी को हो जाए तो डेथ रेट बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से क्वारंटीन करते हैं। एंड द फैक्ट कि इतने सारे लोग क्वारंटीन में मगर किसी को लगा नहीं। इनफैक्ट लास्ट ईयर जो है वो सिर्फ 2 लोगों ही को एक से दूसरे को लगा, बाकी जितने भी केसेस थे वो उनका चमगादड़ या उनसे रिलेटेड कोई डायरेक्ट एक्सपोजर की वजह से इन्फेक्शन। लगा था। अच्छा, फ्रॉम 20 इयर्स ये वायरस डिस्कवर हो चुका है, लेकिन अभी तक इसकी कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है। अगर ये इतना डेडली वायरस है तो फिर वैक्सीन का ना मौजूद होना, क्या ये बहुत कम फैल रहा है, इस वजह से है? जी, बिल्कुल। सो अगेन चीज़ों को अगर थोड़ा-सा पर्सपेक्टिव में लेके आएँ, तो अगर हम पिछले साल की बात करें तो उसके तकरीबन सिर्फ 10 ही केसेस थे कन्फर्म जो आए थे। तो जब बीमारी इतनी रेयर होती है, इतनी अनकॉमन होती है, तो उसका वैक्सीन फिर नहीं बनता। हम वैक्सीन जो बनाते हैं, उन बीमारी का बनाते हैं जो एक तो बहुत कॉमन है और फिर उसके ऑब्वियसली वो कॉन्सिक्वेंसेज़ ज़्यादा हैं या अगर किसी को लग जाए, तो उसके खतरात ज़्यादा होते हैं। अच्छा डॉक्टर राइट। साहब, जैसे कि हम सुन रहे हैं और माहिरीन भी कह रहे हैं कि ये कोरोना यानी कि कोविड-19 से भी ज़्यादा निपा वायरस डेडली है। इसकी सिम्पटम्स क्या होती हैं? इनिशियली एक इंडिविजुअल को क्या फ़ील होता है? तो देखिए किसी भी वायरस के इन्फेक्शन की तरह इसके जो अलामात होते हैं वो शुरू में बुखार होता है, ओके। मतली उल्टी सी महसूस होती है। एंड ये मौलिक इस वजह से होता है क्योंकि ये दिमाग पे असर कर सकता है, तो उसके बाद फिर अगर ये आगे प्रोग्रेस करे, आगे बढ़े, तो फिर उसके गनूदगी या कोमा भी हो सकता है। बट अगेन ओह! इम्पोर्टेंट बात ये जी मगर इम्पोर्टेंट बात ये कि अगेन इसको कोरोना से कंपेयर करना इज़ नॉट फेयर। क्योंकि ओके। कोरोना जो है वो एक वायरस है जो कि बहुत आराम से एक से दूसरे को फैलता था, बहुत क्विकली ये स्प्रेड हो गया था। ये वायरस में ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं तो होता है इसके डॉक्टर अंदर। साहब, जी। इसके सिम्टम्स क्या कोरोना वायरस के सिम्टम्स से सिमिलर हैं?
जैसे कंजेशन है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, लंग्स अफेक्ट होना है? नहीं जी, ये वाला वायरस जो है ये ज़्यादा दिमाग पे असर करता है। तो ओके। इसके अंदर लंग के सिम्पटम नहीं होते हैं, इस वजह से ये फैलता भी कम ही है। एंड वन मोर थिंग डॉक्टर साहब, अगर ये वायरस खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में रिपोर्ट हो जाता है, तो क्या जो हमारा तिब्बी अमला है, हमारे अस्पताल हैं, उसमें इस तरह की कोई फैसिलिटी कुछ इसको देखने के लिए कुछ मौजूद है, केपेबल हैं हम? सो 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये है कि ये जो बीमारियाँ होती हैं जो एक से दूसरे को फैलने के चांस होते हैं, इसके लिए क्वारंटीन करना होता है या आइसोलेट करना होता है। ओके। ये तकरीबन सारे अस्पताल में इसके मखसूस कमरे या एरियाज़ होते हैं, क्योंकि नीपा तो बहुत रेयर है, मगर हम लोग वैसे इन्फेक्शन तो बहुत देखते हैं जो कि एक दूसरे को फैलते हैं, जैसे टीबी हो गई, मीज़ल्स हो गए। तो ये वाली फैसिलिटीज़ तो हैं। अगेन वी डोंट एक्सपेक्ट कि इसके इतने ज़्यादा केसेज़ आएँगे कि आपको बहुत प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये कि अगेन याद रखें कि ये फैलता चमगादड़ों से है एंड ज़्यादातर जो इनके केसेज़ आए हैं इंडिया में, वो इंडिया के ईस्टर्न साइड यानी कि बांग्लादेश के साइड से आए हैं। इस साइड जो इंडिया के हैं, यहाँ पे केसेज़ कोई आए नहीं हैं और पाकिस्तान में कभी इसका केस आया भी नहीं है। राइट, सो मैं ये कहूँ कि ऐसे एरियाज जहाँ पर ट्रॉपिकल जंगल्स मौजूद हैं, वहाँ पर इसका ख़तरा ज़्यादा है, क्या ये कहना दुरुस्त होगा? और क्या जो पाकिस्तान का एनवायरनमेंट है, क्या ये सूट करता है इस वायरस को ट्रांसफ़र होने में यहाँ तक या नहीं? सो आपने बिल्कुल सही कहा, जहाँ पे ट्रॉपिकल यानी कि जहाँ जंगलात ज़्यादा हैं, वहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि वेस्ट बंगाल, केरला, बांग्लादेश, ओके। सिंगापुर, उन एरिया में ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ पे ये नहीं होता, मगर चूँकि उसका जो 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 वेक्टर है, जो ये बीमारी फैलाता है, जो चमगादड़ है, वो यहाँ पे ज़रूर मौजूद है। तो अगर इन चमगादड़ों में अगर आ जाए, तो यहाँ फैलने के चांसेस हैं। मगर अगेन प्लीज़ परेशान मत हो, अगर चमगादड़ आपके ऊपर या आगे-पीछे जा रहा है, तो ये इन्फेक्शन नहीं लगता उनसे। ये ख़ास उनको छूने से या काटने से या उनका कोई खाना खाने से उससे लगता है। ये ये इतना वीडियोस आराम जो से सोशल फैलता नहीं मीडिया है। पे फ्लोट हो रही हैं, उस पर तो वो दिखा रहे हैं कि जिस तरह से जो चमगादड़ है वो हमारे जैसे फ्रूट्स हो गए या वेजिटेबल्स हो गए, जब उनको खाते हैं तो वहाँ से ये प्रॉबेबली इस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा है। बट जस्ट लेट अस नो कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को पता चलता है कि उसे निपा वायरस है, तो आसपास के लोग क्या करें? पाकिस्तान में इस हवाले से क्या अवेयरनेस लोगों के पास मौजूद होनी चाहिए? बस तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि देखें कि किसी को अगर निपा वायरस है या कोई भी इस तरह से बीमारी जिसके अंदर उनको तेज़ बुखार है, गनुगी हो रही है, तो उनको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। एंड हॉस्पिटल के अंदर देन ऑब्वियसली हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, कॉमन चीज़ें ज़्यादा कॉमन होती हैं। जी। निपा अगर हम सस्पेक्ट करते हैं, तो उनका सैंपल हम लोग इस्लामाबाद ऑफ कोर्स भेज सकते हैं। जी। खुद से पैनिक मत हो प्लीज़, सोशल ठीक, मीडिया में पैनिक बहुत होने की सारी चीज़ें आ ज़रूरत रही नहीं हैं, है। मगर लेकिन हाँ, मगर डॉक्टर इतनी पैनिक की बात साहब, जिस नहीं तरह है। से आप हमें जानते भी हैं कि वैक्सीन मौजूद नहीं है इस वायरस की अब तक, तो अगर ऐसा कोई केस रिपोर्ट होता है, तो डॉक्टर्स के पास क्या ऑप्शन बचते हैं फिर उस मरीज़ को बचाने के लिए उस वक़्त? तो देखिए ये वायरस जस्ट लाइक मेनी अदर वायरसेस, इसके लिए हम सपोर्टिव केयर करते हैं, यानी कि उनके जो सिम्पटम होते हैं, जो उससे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उसके ट्रीट करते हैं। एंड उससे फिर बॉडी को टाइम देते हैं रिकवर होने के लिए। वैक्सीन तो प्रिवेंशन यानी बचाने के लिए होता है। ये जो ट्रीटमेंट वो अलग बात है, वो यानी कि लग गया तो फिर क्या करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। हम श्योर सारे लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, और जो एक डर इसके अतराफ में फैला हुआ था कि निपा वायरस क्या है और ये किस तरह से ट्रांसफ़र होता है, अच्छी बात यह है कि कंटेजियस नहीं है। तो अगर कहीं भी ये वायरस होता है, आपको तेज़ बुखार है, आपको लग रहा है कि आपको नौसिया फील हो रहा है, उल्टी जैसा या मतली हो रही है, तो आप प्लीज़ डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ। डॉक्टर के पास जाएं और घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि निपा वायरस कोविड-19 जैसा वायरस बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हम बैक टू बैक देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर और इधर-उधर जो है वो एक फ़ेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो खैर, लेकिन अब ज़रा दूसरी स्टोरी हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। लाहौर में बसंत एक बार फिर मौज़ूए बहस बनी हुई है, काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं। लेकिन माजी की रंगीनी मौसीकी, छतों पर जश्न, पतंगबाजी के साथ साथ अब पाबंदियाँ, हादसा, सियासी तनाज़े ने इस त्यौहार की शनाख्त को हम देख रहे हैं कि बदल कर रख दिया है। इस पस मंज़र की लाहौर की एक मोतबर शख्सियत से बात करेंगे, जिनकी हवेली और एक मुनफरद हैसियत भी रखती है, ज़ाहिर है। बिल्कुल, हवेली बारूद खाना, जिसको एक मुनफरद हैसियत हासिल है। यूसुफ सलाउद्दीन साहब से हम बात करेंगे। बसंत पर उनका नया गाना कैसे वजूद में आया है, लाहौर की जो पुरानी बसंत का कल्चर है वो क्या था, और क्या ये जो आज का माहौल है, इतनी सारी पाबंदियों में हम 2 दहाई बाद बसंत मनाने जा रहे हैं,
क्या ये बसंत उसी माहौल में होगी या फिर हम लोग उस तरह से इंजॉयमेंट नहीं कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। हम इधर कराची में ही बैठ के बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं बसंत के मामले में, लेकिन लाहौर में तो खैर बहरहाल अभी बसंत आ गई है, बाहर नहीं आई है। तो इस दफ़ा सर्दियों में लाहौर वाले जो है वो बसंत एंजॉय कर रहे होंगे। है ये बताइएगा कि बसंत के मौके पर आपका लिखा हुआ जो गाना है वो जारी हुआ है, तो क्या आप भी उतने ही एक्साइटेड थे बसंत के बारे में जितने हम एक्साइटेड हैं? जस्ट ज़रा बताइएगा हमें अपने बसंत के गाने के बारे में। ये गाना मैंने और मेरी एक दोस्त है शमाना शेर, उन्होंने इसको लिखा भी था और हमने मिलके कंपोज किया था बहुत साल पहले। जब जिस साल बसंत बैन हुई है तो उस साल प्लान किया था कि इस गाने को बनाएंगे रिलीज़ करें, तो वहीं से शुरू किया। अब जहाँ से वो ख़त्म किया था तब से बसंत बैन हुई थी जी। अच्छा, ओके, लेकिन आपने लाहौर में बसंत की एक ऑब्वियसली बड़ी रिच तारीख देखी है, कई बसंत मनाई जाती है, आपकी हवेली भी बहुत मशहूर है इस हवाले से। कुछ बसंत की तारीख के हवाले से और शहर के कल्चर के हवाले से बताएं। लेकिन बसंत जो है ये तो पार्टीशन से पहले भी एक लाहौर में कब आई और कब ये काइट फ्लाइंग का रूप धारा है इस बसंत में, तो हो सकता है तकरीबन 150-200 साल पहले। काइट फ्लाइंग ज़्यादा तो जो थी ये यूपी में क्या कहते हैं और दिल्ली इन एरियाज़ में भी ज़्यादा होती थी। अवध जो अवध का सल्तनत थी, जो अवध का जो बादशाह थे अवध के, उनको भी बहुत शौक था, वो भी काइट फ्लाइंग बहुत करते थे। तो ये बसंत जो पंजाब, क्योंकि बसंत जो है बेसिकली ये पंजाब का फेस्टिवल है और पंजाबियों ने फिर इसको फरोग दिया और फिर ये काइट फ्लाइंग का फेस्टिवल बन गया। अब इसमें कोई रिलीजियस कॉन्नोटेशन तो नहीं है, ये बस बेसिकली यही है कि ये जो बाहर की जो आमद है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। जिस तरह हम पंजाब में लोहड़ी होती है या बैसाखी का फेस्टिवल होता है, इसी तरह ये भी एक फेस्टिवल है। और दुनिया भर में हम देखते हैं कि स्प्रिंग सीजन को इसी तरह के काइट फेस्टिवल के साथ एंजॉय किया जाता है, लेकिन बड़े अच्छे अंदाज में पूरी दुनिया इस इवेंट को एंजॉय कर रही होती है, चाहे फिर चाइना हो, दीगर और कंट्रीज़ में भी काइट फ्लाइंग हो रही होती है और कुछ लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस के साथ लोग इसको एंजॉय कर रहे होते हैं बड़े अच्छे माहौल में। इस बार पंजाब हुकूमत ये इकदाम कर रही है, 25 साल बाद वापस आ रही है बसंत पाकिस्तान में, पंजाब में, लेकिन इसके इसके अतराफ बहुत सारी पाबंदियाँ भी लगा दी गई हैं। तो आपको नहीं लगता जो असल रूह है बसंत के इवेंट की, गानों पर पाबंदी है, 10 और चीज़ों पर भी पाबंदी है, वो मजरूह हो गई है? देखिए, पाबंदियाँ जो हैं वो पाबंदियाँ बेसिकली तो इसी अगर ये भी मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की एक इट्स अ ब्रेव और बोल्ड स्टेप बाय पंजाब गवर्नमेंट के, इन्होंने ये किया है जो कि होना चाहिए था। अब इस फेस्टिवल को 20 साल पहले जब इसको बैन किया गया तो इसको बैन करने की बजाय अगर कोशिश की जाती कि इसको एक सेफ फेस्टिवल बनाए हम, ये हमारी एक फॉरगेट कि ये एक मैं कहता हूँ कि ये एक खुशी का मौका है, एक फेस्टिवल का मौका है, वो चीज़ें अलग है, लेकिन ये एक इतना बड़ा पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट अर्नर था। अगर ये 20 साल में ये इसको चैनलाइज किया जाता है, इसको सब सक्सेसिव गवर्नमेंट ये समझती है कि भाई ये पाकिस्तान के लिए एक $multi-billion एक क्या कहते हैं एक बिजनेस बन सकता है और एक फाइनेंशियल। बसंत के दौरान हम देखते हैं सर कि डिफरेंट रिपोर्ट्स आ रही होती हैं, ऊंची इमारतों की छतें हज़ारों लाखों रुपए पर किराए पर दी जाती हैं, ये हमें पता चलता है। किस कदर सच्चाई है इस बात में? कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा अगर होता भी ऐसा तो फिर उसका किराया क्या होता है और आप बसंत पे क्या कर रहे हैं? मैं अब तो हमेशा अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ वही बसंत होती है। अब मैं वो बड़ा बुरी बसंत जो है वो मैं करने का कायल नहीं हूँ, इसलिए कि हम खुद नहीं बंदा एंजॉय कर सकता। मतलब हर वक्त आपको ये पड़ा रहे कि जी कौन आया कौन गया और कोई मेहमान कुछ लुक आफ्टर हुआ है कि नहीं हुआ, तो वो बंदा एंजॉय नहीं करता और वो टेंशन ही रहती। तो बस बैठेंगे, एंजॉय करेंगे, छतों पे जाके देखें काइट फ्लाइंग हो रही है, क्या लोग कर रहे हैं, क्या एंजॉयमेंट है, कहीं पटाखे चल रहे हैं, कहीं म्यूज़िक चल रही है, कहीं इसी तरह।
बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन साहब। हम ये उम्मीद करते हैं कि ये इवेंट इतना अच्छे से कंडक्ट किया जाए कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में हम लाहौर में, पूरे पंजाब में हर साल इसी तौर से बसंत को सेलिब्रेट होते हुए देखते रहें, क्योंकि सिर्फ ये फेस्टिवल नहीं है बल्कि इकोनॉमिकली भी दुनिया भर से यहाँ पर टूरिस्ट इससे पहले आया करते थे और बसंत इंजॉय किया करते थे। Let's take a short break. वेलकम बैक जी। ईरान और अमेरिका की जो एक रिफ्ट थी वो अब हम देख रहे हैं कि फॉर्चुनेटली वो ख़त्म हो रही है। एक बार फिर बयानात की जंग ने ख़त्ते में बेचैनी बढ़ाई थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि बहरी बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ाया गया, लेकिन इसे इस्तेमाल ना करना बेहतर होगा। इसी पर बात कर लेते हैं कि क्यों अमेरिका को ये लगा कि उसे अब बैक ऑफ करना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं जौहर सलीम साहब, आप साबिक सफीर भी हैं और रीजनल स्टडीज़ इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जौहर साहब, इट्स वंडरफुल टू वेलकम यू वन मोर टाइम ऑन द शो। मैं और आप एक दफ़ा बात कर रहे थे हम, एंड आई सेड कि क्या आसान होगा अमेरिका के लिए कोई लूप होल ढूंढ लेना ईरान में और उनकी रिजीम को तोड़ पाना। उस वक्त हमें ये नहीं पता था कि बहरी बेड़ा वहाँ से चल पड़ेगा और यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, बट नाउ अमेरिका डिसाइड्स टू बैक ऑफ। व्हाई? देखिए एग्जैक्टली चीजें उसी तरह अनफोल्ड हो रही हैं जिस तरह मैंने ये मेरे ख्याल प्रेडिक्ट किया था कुछ हफ्ते पहले। मैंने कहा था कि ये 3 सिनेरियोज हैं। अगर ईरान को, ये अमेरिका को लगा कि वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रही हैं वो उस नहज पे पहुंच चुकी हैं जहाँ पे उनकी इंटरवेंशन से रिजीम चेंज हो सकता है, तो फिर वो स्ट्राइक करेंगे, उस तरह से ब्रॉड बेस्ड स्ट्राइक्स करेंगे। अगर उनको लगा कि इस तरह नहीं है जो है, तो फिर वो ये करेंगे कि फिर वो अपनी सारी जो है ना फोर्सेस इकट्ठी करेंगे और ईरान को प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे कि वो न्यूक्लियर पे और मिसाइल्स इशू पे वो गिव इन करते, जो कंसेशंस उनको चाहिए हैं वो सारी कंसेशंस उनको दे। उसमें वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं जीरो एनरिचमेंट पे माने ईरान। जीरो एनरिचमेंट का मतलब है कि वो अपना सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी खत्म कर दें। इसी तरह वो चाहते हैं कि अपना मिसाइल प्रोग्राम स्क्रैप करें। और अगर ईरान जो है ना, उनकी कोशिश अमेरिका की यही होगी कि वो प्रेशर डालें मैक्सिमम और उस पर करें, बट अगर वो प्रेशर नहीं काम करेगा तो फिर वो लिमिटेड स्ट्राइक्स कर सकते हैं। तो वही सिचुएशन है अभी। उन्होंने स्ट्राइक्स उस वक्त नहीं की थी क्योंकि वो प्रोटेस्ट जो है वो थोड़े डाई डाउन हो गए थे, और उसके बाद लेकिन अब वो दूसरी जो लेकिन स्टिल जौहर साहब, जो डोनाल्ड ट्रंप की हम पर्सनैलिटी देखते हैं, बहुत ही अनप्रडिक्टेबल सी पर्सनैलिटी है। वो फ़ौरन से अपनी स्टेटमेंट से बदल भी जाते हैं और कुछ और फैसला भी कर लेते हैं। लेकिन अभी जो हम चाइना के साथ उनका टैरिफ का मामला देख रहे हैं, वो रिफ्ट अब भी बरकरार है। इस पर अब क्या सिचुएशन आगे डेवलप होती हुई हम देखेंगे? देखें, बिल्कुल मर्क्यूरियल है, लगता है कि वो शायद बदलते रहते हैं, लेकिन देखें जो बेसिक स्ट्रेटजी है ना, वो जो इसका यूएस की, वो कुछ चेंज नहीं होती। इसीलिए ईरान पे एग्जैक्टली वही चीजें हो रही हैं जिस तरह से मैं देख रहा था उनको। अब जो चाइना पे है ना, देखें वो टैरिफ्स को एक थ्रेट के तौर पे यूज करते हैं। सो व्हाट ही हैज डन इज ही हैज वेपनाइज्ड ट्रेड, बिकॉज अमेरिका जो है वो दुनिया में बहुत से मुल्कों का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, इंक्लूडिंग चाइना। तो उसको वो यूज करना चाहते हैं उस चीज को, लेकिन उसमें हमेशा ये होता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प का ये भी स्टाइल है, जब रेजिस्टेंस ज्यादा हो कहीं से तो फिर बैक ऑफ भी कर जाते हैं। तो चाइना के पास भी कार्ड्स हैं। देखिए चाइना ने अपना एक कार्ड बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किया। उनके पास क्या कार्ड था? उनके पास ये कार्ड था कि उनके पास दुनिया में 80% जो रेयर अर्थ और रेयर मेटल्स हैं वो चाइना कंट्रोल करता है। तो वो जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए, जो हाई टेक IT इंडस्ट्री है उसके लिए वो एक बिल्कुल अशद जरूरी है। एट द सेम टाइम जौहर साहब, हमने ये देखा कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर स्टार्मर साहब ने दौरा किया है चाइना का, विच इज़ अगेंस्ट हाउ US वांटेड इट टू बी। दूसरी चीज़ ये है कि यूरोप भी अब चाहता है कि उनका चाइना के साथ रवाबित बेहतर हो। चाइना को एक अल्टरनेटिव मार्केट मिल रही है। यूरोप बजूका टैरिफ लगाने की कुछ अर्से पहले तक बातें कर रहा था, कुछ दिन पहले तक USA के ऊपर जवाबी वार करने की। सो आई थिंक इसके पीछे एक ये भी रीज़न है। एंड एट द सेम टाइम मैं फिर ईरान के पैराए में बात करना चाहूँगी। बेशक यूरोप ने इस वक्त टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हमने देखा पासदारान इनकलाब को कर दिया है, करार दे दिया, लेकिन उसके बावजूद जो ईरान के खिलाफ उनको सपोर्ट नहीं मिलेगी वो यूरोप की शायद वॉरफेयर सपोर्ट है, जैसे उन्हें इराक में मिल रही थी US को, जैसे अफगानिस्तान में मिल रही थी US को। देखिए यूरोप और अमेरिका की तो इस वक्त आपस में कश्मकश है ना। यूरो अटलांटिक रिलेशन जो है वो अपने लोअर स्टेप पे हैं, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना, अपने अलाइज के साथ वो
दुश्मनों से भी ज्यादा सख्ती करते हैं। जिस तरह उन्होंने कह दिया जो है ना कि मशरिक़ वस्ता पे भी जो अमेरिकन पॉलिसी है वो यूरोपियन पॉलिसी से मुख्तलिफ है। यूरोपियन तो बहुत सारे मुल्कों ने रिकग्नाइज कर दिया पैलेस्टाइन को अगेंस्ट अमेरिकन विशेस। इस तरह दुनिया के और कई मामलात पे भी ये टेरिफ्स वाले मसले पे उन्होंने इतने ज्यादा टेरिफ्स लगाए और उसको वेपनाइज किया यूरोप के खिलाफ भी। तो जाहिर है इस सारी सिचुएशन में यूरोप ने भी अपने ऑप्शंस देखने हैं। पहले तो यूरोप जो है वो अमेरिका के साथ बिल्कुल चलता था जहाँ चाइना की बात आती थी, लेकिन अब जो सिचुएशन है उसमें उन्होंने अपने ऑप्शंस देखे कि अब हमें थोड़ा इंडिपेंडेंट जो है ना फॉरेन पॉलिसी अपनी रखनी होगी, यूएस से अपनी प्रायोरिटी ज्यादा देखनी होगी और उसमें चाइना से बेहतर रिलेशन, चाइना से ज्यादा ट्रेड यूरोप के लिए बेहतर है। लेकिन उसमें वो चाइना को कह रहे हैं, बारहा वो ये कह रहे हैं कि जी हम चाह रहे हैं आपसे ज्यादा ट्रेड करना, लेकिन हम बैलेंस ट्रेड चाहते हैं, ऑलराइट, लॉपसाइडेड ट्रेड ना हो। इस वक्त जैसे हम अब ये सिचुएशन देख रहे हैं, ईरान और अमेरिका की जो एक रिफ्ट की सूरत हाल है, अब ज़्यादा काम डाउन होना शुरू हुई है खित्ते में। अब हम क्या सूरत हाल, इसके इम्पैक्ट देखेंगे? देखिए, काम डाउन तो इसको आप नहीं कह सकते। अभी तक तो जो है ना, देखिए मैंने जिससे आपको बताया था कि पहली ऑप्शन थी अमेरिका के पास कि अगर वो ईरान में प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड होते और कंट्रोल ना हो रहे होते तो फिर वो रिजीम चेंज की तरफ जाते। तो लेकिन क्योंकि वो ऑप्शन खत्म हो गई, वो उस तरह के प्रोटेस्ट फिर जो है रुक गए, तो उन्होंने काबू पा लिया उन पे, तो वो वाली ऑप्शन खत्म हो गई। जो बाकी ऑप्शंस हैं वो अभी अमेरिका के पास हैं। वो दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि वो स्ट्राइक्स, लिमिटेड स्ट्राइक्स करते हैं ईरान को प्रेशराइज करने के लिए। दूसरी ऑप्शन ये है कि वो उसका प्रेशर जो है ना बढ़ाते जाएं, अपना मिलिट्री इकट्ठी करते जाएं, ईरान पे प्रेशर बढ़ाते जाएं और उनको मजबूर कर दें निगोशिएट करने के लिए और मेजर कंसेशंस करने के लिए न्यूक्लियर और मिसाइल पे। तो ये सिचुएशन है जो कि अभी तक चल रही है। इट्स एन ऑनगोइंग सिचुएशन। राइट, बहुत शुक्रिया जौहर साहब, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। और यकीन तो चाहते हैं कि जो खित्ते की सूरत हाल है वो बेहतर रहे, क्योंकि हम भी इसी खित्ते में रहते हैं और पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं ईरान के साथ। ऐसे में हम चाहते हैं कि हमारे आसपास के जो मालिक हैं वो भी इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग रहे, ताकि हमें भी और उनको हमसे फ़ायदा हासिल होता रहे। वेल, इसके साथ ही हमारे शो का वक्त भी हो गया है ख़त्म। अब हमारी मुलाकात होगी अक्रॉस आपसे मंडे को। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। विल सी यू, हैप्पी वीकेंड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।